हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स लीग। बच्चों, आज मैं फिर 4 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2 नंबर का एक और क्वेश्चन, तो 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन और जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अभी हम उसको शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों के बीच में शेयर करके, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग पहले तो ये समझ लेते हैं कि चैप्टर का नाम प्रोडक्शन फंक्शन रखा क्यों गया है। हर चैप्टर का बेसिकली लगभग 90 से 95% का पूरा जो गेम है ना, वो इस टाइटल के अंदर ही हो जाता है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी नए गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, रेंडर करना, या फिर जो ऑलरेडी गुड्स हैं उनके अंदर कुछ डेवलपमेंट कर देना। सो प्रोडक्शन का मतलब हो गया ये। अब जब प्रोडक्शन हो रहा होगा तो प्रोडक्शन किसकी मदद से होगा? इनपुट की मदद से होगा। कौन सा वाला इनपुट आएगा? तो हम कहते हैं यहां फिजिकल इनपुट आएगा। अब इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है बेटा, जो चीज स्टार्टिंग में लगेगी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सामान जो प्रोड्यूस होगा वो 2 तरीके के इनपुट से होगा। एक होता है फिक्स्ड फैक्टर इनपुट और दूसरा होता है बेटा वेरिएबल फैक्टर इनपुट। ठीक, चलो लिख दिया हमने। अच्छा, इसके बाद फिक्स्ड फैक्टर इनपुट और वेरिएबल फैक्टर इनपुट का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। फिक्स्ड फैक्टर में हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? रेंट है, मशीन है, ठीक हो गया। अच्छा, वेरिएबल में किसका एग्जांपल ले सकते हैं? वेरिएबल में सबसे बेस्ट कौन है? हमारा लेबर। अब मशीनरी जो है वो फिक्स फैक्टर में है और लेबर किस में है? वेरिएबल फैक्टर में। इन दोनों की मदद से ये दोनों इनपुट आए, इनपुट लगे, इनपुट के बाद क्या हुई? सेकंड स्टेज पे प्रोसेसिंग हुई। क्या हुई? प्रोसेसिंग। और फाइनली क्या बन गया बच्चों? आउटपुट बन गया। आउटपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गई, या जो पहले से ही है उसके अंदर हमने कुछ डेवलप कर लिया, कुछ डेवलपिंग चेंजेस कर दिए। डन। इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद फाइनली आउटपुट तैयार हुआ। अब ये जो फिक्स्ड इनपुट है, ये जो वेरिएबल इनपुट है, इनका जो रिलेशन है किसके साथ? आउटपुट के साथ। इसी रिलेशन को, कौन सा रिलेशन? बच्चों ने पूछा कौन सा रिलेशन? सर ने जवाब दिया टेक्निकल इनपुट है। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, सुनो, टेक्निकल इनपुट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई इकोनॉमिस्ट तय नहीं करता कि एक मशीन एक दिन में कितना प्रोडक्शन करके देगी गुड्स एंड सर्विसेज का। मैं गुड्स के एग्जांपल लेता हूं। ये इकोनॉमिस्ट तय नहीं करता। ये कौन तय करता है? ये तय करता है इंजीनियर। इसलिए इंजीनियर का काम क्या होता है? टेक्निकल नो हाउ का, क्या बोलते हैं उसका, एक जो टर्म होता है बहुत आउटस्टैंडिंग टर्म है, नो हाउ। नो हाउ का मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी। तो तकनीक या टेक्निकल काम किसका? इंजीनियर का। एनालिसिस का काम किसका? इकोनॉमिस्ट का। एनालिसिस का काम मतलब जब आउटपुट हो जाता है उसके बाद का गेम है हमारा। इंजीनियर तय करता है कि कितने दिन में क्या, कितना और किस वॉल्यूम में प्रोडक्शन होने वाला है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पूरा प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। फिजिकल जरूर लेते हैं हम, कोई ऐसी इनपुट नहीं लेते जो दिख ही नहीं रही, जो दिख रही है, जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, हालांकि उनको ही हम केवल रिलेशन बनाते हैं। बात समझ में आ गई? प्रोडक्शन फंक्शन 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पे आपका समाप्त हुआ। ठीक, इसके बाद हटाते हैं इसको। लो जी, हट गया। अब प्रोडक्शन फंक्शन में हमने अभी तक क्या चर्चा कर दी? फिक्स और वेरिएबल फैक्टर की मैंने बात कर ली। जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो प्रोडक्शन 2 तरीके से करते हैं बेटा। एक तो हम करते हैं शॉर्ट रन में और एक हम करते हैं लॉन्ग रन में। मतलब क्या होता है भैया? शॉर्ट रन का मतलब मेरे बच्चों ये हो गया कि कम समय के लिए जब आप प्रोडक्शन करोगे, या कोई प्रोड्यूसर मार्केट में एंट्री कर रहा है, कुछ कम समय के लिए कर रहा है, ज्यादा लंबा वो नहीं सोच रहा है। ठीक। लॉन्ग रन का मतलब हो गया कि मतलब पका पकाया हो गया, लंबे समय के लिए 30-35 साल के लिए उसने प्लान कर लिया है अपने प्रोडक्शन को कि कैसे करेगा, किन की मदद से करेगा, इनपुट कहां से आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक।
शॉर्ट रन में जो दो फैक्टर्स थे, कौन से दो फैक्टर, कौन कौन से थे? एक फिक्स फैक्टर था, एक वेरिएबल फैक्टर था। तो बच्चों शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास फिक्स फैक्टर भी होते हैं और वेरिएबल फैक्टर भी होते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में अगर हमको आउटपुट बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, ध्यान से देखते रहो, क्या बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है, तो फिक्स्ड फैक्टर में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। आप मेरे को एक एग्जांपल दो बेटा, आज दे ही दो एग्जांपल। एक बात बताओ, हम लोग क्या कैपिटल को या कैपिटल गुड्स को या मशीनरी को या फिर बहुत सारा पैसा क्या शॉर्ट रन के लिए कोई प्रोड्यूसर लगा देगा क्या? नहीं लगाएगा ना। कहां से लाएगा इतना पैसा? शॉर्ट रन के लिए उसको पता ही नहीं है मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, बिकेगा नहीं बिकेगा, चलेगा नहीं चलेगा, धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा। इस डर के कारण उसके जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। फिर अगर शॉर्ट रन में अपने को एज अ प्रोड्यूसर मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे को अपना आउटपुट बढ़ाना है तो मुझे किसे चेंज करना होगा? वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना होगा। किसको चेंज करना होगा? वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज करना पड़ेगा। तो लिखा ऐसे जाता है कि इन द शॉर्ट रन आउटपुट चेंजेस या आउटपुट पर यूनिट चेंजेस विद वेरिएबल फैक्टर। बात समझ में आ गई? अब इसका एक कर्व होता है, बहुत इज्जत से देखो, ठीक है? आओ, ये वाला क्या हो गया? चलो यहां पे ना हम क्यों नहीं लिखेंगे, हर बार क्यों लिखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं आपका वेरिएबल फैक्टर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका लेबर, यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा मेरा फिक्स फैक्टर, मैं कैपिटल भी ले सकता हूं, चलो मैं ले लिया, कैपिटल है बेटा, ठीक। अच्छा यहां देखना कैपिटल है, मतलब ये फिक्स फैक्टर है, मतलब ये तो चेंज होने से रहा, ये तो चेंज होने से रहा। एक मशीन है, अब एक मशीन पे एक वर्कर लगे या दो लगे या तीन लगे या फिर चार लगे, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये कि अगर मैं कहूं कि ये जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल को अपन के से डिनोट करेंगे, वो तो अकाउंट्स में सी से होता है, ये के हो गया और ये क्या हो बेटा L1 L2 L3 L4, तो क्या कैपिटल चेंज हुई? नहीं, मतलब फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं हुआ। किसमें चेंज हुआ? केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर। और इसीलिए इसका नाम क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर रेशियो। क्या नाम हुआ? वेरिएबल फैक्टर रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से इसको रखना, अगले वाले टॉपिक में हमको काम आएगा। सो वेरिएबल फैक्टर रेशियो क्लियर हुआ। अब आते हैं लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स होते हैं बेटा, वो सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर बन जाते हैं, मतलब फिक्स फैक्टर यहां कुछ होता ही नहीं है। जैसे मुझे एक बात बताओ, किसी व्यक्ति ने पूरा प्लांट खरीदा हुआ है, ठीक, और प्लांट जो उसने खरीदा हुआ है वो क्या शॉर्ट टर्म में चेंज कर सकता है? नहीं। इतनी सारी मशीनरी लगा रखी है, मान लो हैवी मशीनरी लगा रखी है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, क्या उसको तुरंत चेंज किया जा सकता है? मेरा जवाब है नहीं किया जा सकता। अचानक से कहां से चेंज कर दोगे? लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वेरिएबल फैक्टर में। मतलब कि जो प्लांट हमारा फिक्स्ड था शॉर्ट रन में, वो यहां पे क्या बन गया? वेरिएबल फैक्टर। क्योंकि आप 30 35 40 साल के लिए हो, 10 साल में 15 साल में आप चेंज कर सकते हो, और 10 से 15 साल में चेंज करने का मतलब क्या? लॉन्ग रन के लिए हो गया। तो जब लॉन्ग रन के लिए प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वहां पर अगर आउटपुट को चेंज करना है तो आप वेरिएबल फैक्टर, या यहां पर एक और चीज है ऑल फैक्टर, एक ही बात है, ऑल फैक्टर कह दोगे तो भी सारे वेरिएबल फैक्टर ही कंसीडर होंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर होता नहीं है, ठीक। अच्छा ये चीज हो गई। दूसरी क्या चीज थी कि आउटपुट किससे चेंज होगा? आउटपुट वेरिएबल फैक्टर, मतलब सभी फैक्टर को चेंज करके ही, वेरिएबल रिसोर्सेज को चेंज करके आप अपने आउटपुट को चेंज कर सकते हो। डन। अब इसका भी तो कर्व करेंगे। हाँ, ये क्यों नहीं करेंगे? देखो ये इस तरीके से जाता है बेटा। ये क्या था? के। यहां क्या था आपका? एल, मतलब ऑब्वियसली लेबर है तो वेरिएबल फैक्टर हुआ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देख रहे हो? ये जैसे जैसे कैपिटल वैसे वैसे अपना क्या चल रहा है बेटा? वेरिएबल फैक्टर। मतलब कि कैपिटल भी तो यहां पे क्या बन गई? कैपिटल भी क्या बन गई? वेरिएबल फैक्टर बन गई। पहले क्या थी? फिक्स फैक्टर। और अब दोनों ही एक साथ चल रहे हैं कि भैया तुम भी चलोगे तो हम भी चलेंगे। लॉन्ग रन में तो अपन तुम्हारे जैसे ही होते हैं, जैसे तुम बिहेव करोगे वैसे अपन बिहेव करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन बहुत जरूरी है। वही वाला हाल है, छोटा सा तीर और घाव करे गंभीर। आगे टॉपिक में अगर ये दोनों नहीं पता रहा तो फिर मामला आपका खराब हो जाएगा। भैया एक बात बताओ, अभी आपने बताया था शॉर्ट रन के लिए तो वेरिएबल फैक्टर रेशियो था, इसका भी तो कोई नाम होगा, है ना बच्चों? इसका नाम है कांस्टेंट फैक्टर रेशियो।
हाँ भैया अब ठीक है। कांस्टेंट फैक्टर रेशियो तो सीख गए बहुत बस। इसी को एक और सीख लो बेटा, लगे आती है। वेरिएबल फैक्टर रेशियो VFR और CFR, इन्हीं को अगर हम जोड़ दें एक साथ तो क्या बोला जाता है इकोनॉमी में? आइडियल फैक्टर रेशियो। ठीक हो गया नहीं हो गया? तो आइडियल फैक्टर रेशियो जब तक बैलेंस रहती है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, और जहां पर आइडियल फैक्टर रेशियो में थोड़ा चेंज आ जाता है बेटा, बस वहीं पर ये अपनी गेम खेलनी शुरू करती है और उसी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन तुमको CBSE वाले पूछेंगे। ठीक, ये पूरा क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया। मस्त रिवीजन करो। अच्छा बच्चों, अब क्या करना है? प्रोडक्शन फंक्शन में हमने क्या क्या सीख लिया? हमने वेरिएबल फैक्टर सीख लिया, फिक्स भी सीख लिया, शॉर्ट रन सीख लिया और लॉन्ग रन भी लगे हाथ सीख लिया। तो बच्चों कुछ ना डिफरेंस एक होता है बेटा, वो भी कर लेते हैं ना, 2 डिफरेंस 3 डिफरेंस तो पूछते ही हैं वो लोग। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है? एग्जाम से पहले वीडियो देख के जाओ और पूरी देखो, बस खत्म आपका ये चैप्टर। एग्जाम में नंबर आएंगे वो गारंटी मेरी है। बस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन देखो बेटा, मैं तो पहले ही बोल दूं, मेरा तो जो मन करता है ना वो ये वाला है, मेरा इससे नीचे मन ही नहीं करता। क्यों करे? जब एग्जामिनर 80 नंबर देने को तैयार है तो मैं क्यों 50 लूं भाई? मैं 80 क्यों ना लूं? जितना दे रहे उतना तो लो कम से कम। मैं तो 81 ले लूं पर वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो कम से कम 80 तो लो भाई। हाँ, तो अब इनमें जरा डिफरेंस देखना। तो देखो बेटा, पहली चीज क्या हुई कि भाई आउटपुट को कैन नॉट बी चेंज्ड, आउटपुट कैन नॉट बी चेंज्ड विद फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स फैक्टर के साथ आउटपुट चेंज नहीं हो सकता। किससे होगा? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर से होगा। संभव है लॉन्ग रन में जाएं तो यहां पर आउटपुट चेंज होती है बेटा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, पर कैसे होती है? सभी फैक्टर्स। कौन से फैक्टर? फैक्टर इनपुट, जो भी हमने पढ़ा था। तो फैक्टर इनपुट के चेंज करने से आउटपुट का लेवल भी चेंज हो जाता है। दूसरा बेटा, यहां पे स्केल जो होती है ना, स्केल मतलब जो प्रोडक्शन हो रही है उसका जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है ना, स्केल, वो बेटा चेंज नहीं होती। क्या नहीं होती है? नो चेंज। आउटपुट अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाएगा, आउटपुट अगर चेंज भी हो रहा होगा तो फिर स्केल शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट रन में 500 करोड़ का काम कर लिया? असंभव है। मतलब कि एक मशीन है वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, आपने बोला नहीं 1 लाख करेंगे, शॉर्ट रन में कहां से होगा भाई? इतनी कैपेसिटी नहीं है। नया तो मशीन है, नया मशीन है तो थोड़ा सा संभाल के करना पड़ता है ना, आदत थोड़ी है। दूसरी चीज, और टेक्निकल चीज है बेटा, टेक्निकल चीज सबको थोड़ी आती है, जरूरत थोड़ी है लेबर वो स्किल्ड ही होगा। अनस्किल्ड लेबर को अगर आपने मशीन पकड़ा दी तो मशीन चलनी 10 साल है, वो 2 साल भी नहीं चलेगी, आपको पता है ना? स्केल खत्म। इस वाले में स्केल चेंज होती है बेटा। लॉन्ग रन है भाई, 500 करोड़ क्या 1000 करोड़ का प्रोडक्शन करो, कौन रोकता है? हमारे टाटा साहब करते नहीं करते? स्केल चेंज होती है किसके चेंज होने के साथ? आउटपुट। अगर आउटपुट चेंज होगी तो फिर स्केल भी चेंज हो सकती है। डन हो गया। तीसरा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, शॉर्ट रन के लिए बेटा हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है जिसको कहते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर, जिसकी मैंने इंट्रो में बात की थी। रिटर्न्स टू फैक्टर। और इसके लिए किसको पढ़ना पड़ता है? लॉन्ग रन के लिए इसमें पढ़ना पड़ता है बेटा रिटर्न्स टू स्केल। देखो स्केल चेंज होती है इसलिए रिटर्न्स टू स्केल, यहां पे चेंज नहीं होती है इसलिए केवल हम फैक्टर की बात करते हैं। अब एक चीज और बहुत जरूरी चीज है, ये वाला हम नहीं पढ़ेंगे भैया, ये गलत बात है, प्लीज पढ़ाओ। पर बेटा ये सिलेबस में नहीं है, और आपको तो पता है कि आपके पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है। मेरे पास तो बहुत है पर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है ना, तो जितना चीज आपके एग्जाम में है उतना कवर कर रहे हैं। जब मैं बाद में इसकी वीडियो बनाऊंगा ना तो आप सब्सक्राइब करके रखो, बढ़िया से सीखना, आपके एग्जाम आपके ग्रेजुएशन में काम आ जाएगा, 12th में काम आएगा, काम तो आना ही है। नॉलेज कहां जाती है? वेस्ट। नॉलेज नहीं होती वेस्ट, करो इसको इन्वेस्ट, बन जाओ बेस्ट, बाकी सब रेस्ट। ठीक, चलो आई होप मजा आया हो। चलो तो ये वाला भी हमने कर लिया, अब इसको हम लोग हटा देंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, 3 रिलेशन। डन, चलो शाबाश। ये क्वेश्चन बेटा आते ही है। ओ भैया बेटा मैं तो 12-13 साल मेरे को तो हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैं तो तब से ही देख रहा हूं, मैं तो ये आता ही है। ठीक है, अभी ये वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और मैं लाऊंगा जिसके अंदर सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी
मैंने करा भी दिए, बट फिर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, आप चिंता मत करो। प्रोडक्शन फंक्शन के लिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि जब प्रोडक्शन हो ही रही है, यहां लिख देते हैं, जब प्रोडक्शन हो ही रही है तो प्रोडक्शन से क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट भी कितने होते हैं बेटा, यहां पे होते हैं, एक तो नहीं, ये मूंछ शानदार बननी चाहिए तभी मजा आता है। चलो, एक को कहते हैं बेटा टीपी, टोटल प्रोडक्ट, एक को कहते हैं एपी, एवरेज प्रोडक्ट, एंड ऑफ कोर्स ये होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, सभी फिजिकल इनपुट को लगाया, जोड़ा और फिर फाइनली जो आउटपुट मिला, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, है ना। तो क्या कह सकते हैं, सम ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस, सम ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किसकी मदद से, किसकी मदद से भाई, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल या फिर मटेरियल इनपुट। देखो मटेरियल भी एक वर्ड आ गया ना, यही तो है, फ्लो में बहुत शानदार चीज निकलती है। अच्छा, इसका ना इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कुछ नहीं अभी कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, चिंता मत करो। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, पहले इसका लिखो फॉर्मूला, टीपी अपॉन क्यू। इसको बोलेंगे कैसे बेटा, टीपी क्या होता है, टोटल आउटपुट, इसको बोल के बताओ तो, एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर नहीं होता, फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट ही रहता है ना, तो उसकी वजह से तो क्या ही हो जाएगा, इसलिए यहां पे बोला क्या जाता है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ वीएफ माने वेरिएबल फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एक नंबर वगैरह में ये चीज पूछ लेते हैं, फिर बच्चा कंफ्यूज रहता है, नहीं सारे फैक्टर होंगे, अरे क्यों होंगे भाई, वीएफ होगा, ठीक, उसका तो क्या ही रोल है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है आपने जो एडिशनल एक फैक्टर इनपुट आपने अप्लाई, देखो करते हैं, आराम से करते हैं, वन वेरिएबल इनपुट, आपने एक वेरिएबल इनपुट का इस्तेमाल किया। एग्जांपल लेते हैं, लो आपके पास 5 लेबर थे, 5 लेबर से आपने 50 यूनिट प्रोड्यूस किया है, शाबाश। आपने छठा लेबर लगाया, छठा लेबर ने क्या किया, वो टोटल छठा लेबर के बाद जो टोटल आउटपुट हुआ, टोटल प्रोडक्ट जिसको हम कह रहे हैं टीपी, वो 55 हुआ। तो छठे वाले की मदद से, अकेले छठे वाले ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, पहले तो 50 हो ही रहा था, 55 हो गए, मतलब 55 में से 50 गए तो कितने हुए, 5। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, जब एक वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई किया जाता है और उससे जो एडिशनल हमको प्रोडक्ट मिलता है, एडिशनल आउटपुट मिलता है, उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। कैलकुलेट कैसे करना है भैया, सेम ही होता है बेटा, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, है ना, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग तरीका। अच्छा, टीपी का भी अब ध्यान लिख देते हैं भैया, अब तक क्यों रुके थे, इसके लिए रुका था बेटा मैं, ऐसे कर सकते हो, अरे वाह, ये क्या कर दिया भैया बेटा, मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड कर दो, समेशन कहते हैं इसको, ये बड़ा सा जो ई है ना, ये इसको क्या कहते हैं, समेशन। तो मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करते चलो, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपका टोटल प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई है, बहुत ही शानदार। अब यहां पर आपको ये चीजें, इसको फटाफट से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा। ये जो आपने पढ़ा अभी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, तो मैं इसे भी लगे हाथ करवा देता हूं। तो मैं ये पहले लिख दूं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्या कह रहे हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको चलो फिलहाल तो एमआई कह देते हैं। ये मुंबई इंडियंस नहीं है, ऑल्दो अच्छी टीम है, लेकिन रोहित शर्मा को निकाल दिया, अच्छी बात नहीं, खैर। तो ये वाला हो गया टॉपिक मुंबई इंडियंस। अब आप क्या करेंगे, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने लिखा बेटा यूनिट ऑफ लेबर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इसी शेप में, यूनिट ऑफ लेबर। और आई थिंक ये पता है आपको कि यूनिट ऑफ लेबर, इसका मतलब कौन सा फैक्टर हुआ, ये वेरिएबल फैक्टर हुआ। यहां पे क्या करेंगे, टीपी दे देंगे आपको, या एपी दे देंगे, या एमपी दे देंगे, कोई एक दे देंगे। कितने बंदे थे हमारे पास, टीपी, एपी और एमपी, तो हम लोगों को कोई एक दे देंगे, तो हमें खुद से कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, चलो करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं भाई एक काम करते हैं, 20, 36, 48, 56, 60 एंड 56। 7 भी कर ले क्या, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 ही कर ले।
इसके बाद तुमसे पूछेंगे एपी निकालो, क्या बोलेंगे? एपी निकालो, और आपसे बोलेंगे एमपी निकालो। भाई इसको आराम से सीख लो, बड़ा आसान है। अच्छा बताओ एपी का फॉर्मूला क्या था? भैया एपी का फॉर्मूला था टीपी अपॉन मी क्यू कर दो, बहुत सही हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई, टीपी कितना है 20, एपी ये कितना है 1, तो 20 बटा 1 कितना हुआ 20। इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 18, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, कितना है ये 16 आ जाएगा, इसको करोगे तो 14 आ जाएगा, इसको करोगे तो बेटा 12 आ जाएगा, इसे करोगे तो 10 आएगा, और इसे करोगे तो 7 8 जा 56। ठीक है, अब एमपी की बात करते हैं। एमपी कैसे निकलता है? एमपी निकलता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ऐसे एक और फॉर्मूला है जिसको हम कह सकते हैं, यहां लिख देता हूं, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू, ये भी बोल सकते हैं, पर ठीक है। एमयू वगैरह का जैसे निकालते थे, एमसी का निकालते थे, सेम ही लगता है। एमपी में इसको चेंज करेंगे तो ऊपर का भी पता नहीं है तो डैश आएगा, ये कितना चेंज आ गया 16, ये कितना चेंज आ गया बेटा 12, ये कितना चेंज आया आपका 8, यहां कितना चेंज आ रहा है 4, यहां कितना चेंज है, कोई 0 है, कोई चेंज ही नहीं है, यहां पे कितना देखो -4 आया। अब जरा आप ध्यान से ना इसके बिहेवियर को पकड़ो, इसके बिहेवियर को पकड़ते आपका अगला क्वेश्चन और अगला कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। एवरेज प्रोडक्ट क्या 0 हुआ? कभी नहीं होगा। क्या एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ? कभी नहीं होगा। टोटल प्रोडक्ट क्या कभी 0 होगा? मतलब ही नहीं है। क्या टोटल प्रोडक्ट गिर सकता है? हाँ गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, फॉल कर सकता है। मार्जिनल प्रोडक्ट देखो, ये वाली पोजीशन आप देखोगे, ये वाली, तो इस पोजीशन पे आप देखोगे तो ये पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। ये पूरा यहां पे क्या हो गया 0 हो गया, यहां क्या हो गया ये नेगेटिव हो गया। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझो, मैं तुमको एक एक करके समझाता हूं कि मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव 0 या फिर जो बहुत जरूरी है कि एमपी नेगेटिव क्यों होता है, पहले वो देखो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, सिर्फ एमपी के साथ गेम करेंगे। ठीक है, एपी वगैरह कभी 0 नहीं होता, ये तो आपको पता है। ठीक, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट, तुमसे प्रश्न पूछे कि मार्जिनल प्रोडक्ट की नेगेटिव क्यों होता है, ये क्वेश्चन है, नेगेटिव क्यों होता है। देखो पहली बात समझो, जब आप लगातार, ये एक लॉ भी है, लॉ कौन सा है? रिटर्न्स टू अ फैक्टर। चलो लगे हाथ ये भी कर देते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? रिटर्न्स टू फैक्टर क्या कहता है? रिटर्न्स टू फैक्टर कहता है कि जैसे जैसे आप अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और वेरिएबल फैक्टर को ऐड करते जाते हो, more and more a variable factor is applied with fixed factor, ठीक है, in order to increase the output, correct, then marginal product because of lack of efficiency, lack of better coordination, ये मैं आपको रीजन भी बता रहा हूं, मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती। मुझे एक बात बताओ, एक मशीन है, उस पर पहले 4 वर्कर काम कर रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन अब 4 पहले कितने कर रहे, चलो एग्जांपल लेते, पहले कितने कर रहे थे, पहले कितने मशीन थी, एक मशीन, कितने कर रहे थे 4। इसको हमने क्या कहा था, अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, आइडियल फैक्टर रेशियो, ये सही था। 2 मशीन आती तो फिर कितने हो जाते 8, एकदम रेशियो चल रहा था। हुआ क्या, ये एक ही है, ये एक ही है, लेकिन इस 4 की जगह पर अब 6 बंदे लगा रखे प्रोडक्शन करने के लिए एक मशीन पे। एक बात बताओ, फिक्स फैक्टर पे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर अगर प्रेशर डालेगा तो वहां पर ना तो बेटर कोऑर्डिनेशन होगी आपस में, कोई यहां लड़ेगा कोई वहां लड़ेगा, और लड़ेंगे तो कोई एफिशिएंसी नहीं देंगे, कोऑर्डिनेशन होगी नहीं, फैक्टर फिक्स का फिक्स रहने वाला है। तो ज्यादातर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से ये जो है अपना आईएफआर, आइडियल फैक्टर रेशियो, ये बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है, प्रभु जी डिस्टर्ब होते हैं, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा ये जो आईएफआर है वो हिलता रहता है, और इस हिलने की वजह से हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है बेटा। क्या? जरूरत कितने की थी 4 की, कर कितना रहे 6, इसका मतलब एक्स्ट्रा कितने लोग हैं 2। ये वही लोग हैं जिनको हम लोग कहते हैं, एक सिचुएशन जिसको कहते हैं एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट हो गया है। क्या हो गया? एक्सेसिव, मतलब जरूरत है 4 की, हो गए 6 हैं। वैसे ही हमारे देश के अंदर बेरोजगारी तो जानते ही हो, ये बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक फॉर्म है जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, प्रच्छन्न बेरोजगारी, और इंग्लिश में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, छिपे हुए हैं। अब ये जो 2 लोग हैं ये कर कुछ नहीं रहे हैं, पहले भी 40 यूनिट की प्रोडक्शन हो रही थी,
अब भी 40 यूनिट की ही प्रोडक्शन हो रही है। अल्टीमेटली दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत पैसे ले रहे हैं और सरकार को लग रहा है और इकोनॉमी को लग रहा है कि ये तो एम्प्लॉयड है। अरे वो एम्प्लॉयड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, बस छिपा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है बेटा? डिसगाइज्ड। क्या नाम है? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के कारण हमारा एमपी क्या होता है? नेगेटिव। तो तुरंत जवाब दे दो, एमपी नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्सेस एम्प्लॉयमेंट के कारण बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही और इनके बीच में इफिशियंसी नहीं आ रही है, इस वजह से हमारा एमपी क्या हो गया भाई? हमारा नेगेटिव हो गया। जीरो तो क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि अभी अभी बताया, इन्होंने आउटपुट तो कुछ नहीं चेंज किया, 40 था 40 ही रहा। जब तक 5 था तब तक ठीक था, छठा जैसे ही आया उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, 7 आया, वो जो पहले से कंट्रीब्यूट कर भी रहे थे उनको डिस्टर्ब कर रहा है, काम ही नहीं करने दे रहा। कहां से करेंगे? इतनी सी जगह पे 4 लोग काम करें, सपोज करो, अब यहाँ 6 लोग घुसेंगे तो कहां एडजस्ट करेंगे? ऐसे ऐसे, आप समझ रहे हो मेरी भावनाएं? हाँ, तो इस केस में आपका जो एमपी है वो बेचारा जो हो रहा था वो भी नहीं होता, नेगेटिव हो जाता है। और ये अलार्मिंग संकेत है कि भैया शांत हो जाओ, बस तुरंत मामले को गिराओ। मतलब प्रोडक्शन को आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, पर अपनी वेरिएबल फैक्टर को कम कर दो और आइडियल फैक्टर रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश करो। ये प्रोड्यूसरों के लिए सीख होती है। समझ में आया बच्चों? शाबाश। अब मैं यहां पर आपको क्लियर कर चुका इस पूरे को। तो एमपी 0 क्यों होता है? क्लियर। एमपी नेगेटिव क्यों होता है? क्लियर। इससे अलावा क्वेश्चन अगर एग्जाम वाले पूछ लें तो मेरा नाम ले लेना, कॉमर्स लीग का नाम लेना, मनोज भैया का नाम लेना, ठीक? कोई दिक्कत मत लेना, ठीक? रिटर्न्स टू अ फैक्टर में एस भी लगाओ भाई इज्जत से लो। रिटर्न्स टू फैक्टर का क्या बोला? क्या था स्टेटमेंट? जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर को हम लगाते चले जाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, फिर गिरते गिरते 0 पे पहुंचता है, फिर अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाता है। ये हो गई इसकी स्टेटमेंट। तो बेटा ये जो लॉ है ना, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ में हमेशा 5 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। पहली, डेफिनेशन जो मैंने अभी अभी दी। आपके पास बुक होगी, टीआर जैन की होगी या संदीप गर्ग जी की होगी, जिनकी भी है आप उनको तुरंत अभी वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत देखो, ये स्टेटमेंट होगी। तो डेफिनेशन करनी है। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है अजम्पशन। तो लॉ में अजम्पशन बहुत जरूरी है, लगे हाथ हम इसके अजम्पशन करते हैं। देखो पहला अजम्पशन ये मान के चलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, क्या है? टेक्नोलॉजी जो है वो अनचेंज रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? टेक्नोलॉजी अनचेंज रहेगी। तो ये हो गया, ये हमने अजम्पशन मान ली। अजम्पशन क्लियर हुआ? शाबाश। इसके बाद दूसरा जो यूनिट्स होती है, कौन सी? यूनिट्स ऑफ जो वेरिएबल फैक्टर है, सॉरी गाइस, यूनिट्स ऑफ जो वेरिएबल फैक्टर होती है वो कैसे हो जाती है बेटा? वो बेसिकली होमोजीनियस हो जाती है। कैसी होती है? होमोजीनियस। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? चलो, समझने मतलब एक जैसे ही होते हैं सारे, तो ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। मान के चलेंगे कि सबके सब एक ही लेवल के स्किल लेकर बैठे हैं, जितने भी वर्कर हैं। डन? ये लेबर भी है, वेरिएबल फैक्टर भी है, अजम्पशन भी डन हो गया। इसके बाद क्या आता है बच्चों? इसके बाद आता है शेड्यूल। शेड्यूल तो आपने बना ही लिया था अभी, तो शेड्यूल आपका काम डन। अगला कौन है बेटा? कर्व। कर्व के लिए मैं थोड़ा इनको हटा देता हूं, ये जरा देख लो, लिख लो। टेक्नोलॉजी अनचेंज रहेगी और यूनिट्स ऑफ जो वेरिएबल फैक्टर है, मान के चलेंगे कि सारे के सारे जो भी हमारे लेबर हैं वो प्योर स्किल्ड वाले हैं या सेम स्किल सेट लेके बैठे हुए हैं। ठीक? डन? खत्म? चलो हटाते हैं इसको। अब आराम से इसको हम कर्व को करते हैं। देखो आराम से कर्व देखिए, एक कर्व ये बनाएंगे, एक कर्व हम ये बनाएंगे। यहां पे x रखेंगे, यहां पे y रखेंगे, ओरिजिन है, यहां पे ओरिजिन है, ये हो गया y और ये हो गया हमारा x। यहां पर बेटा 3 स्टेज की बात होगी, तो ध्यान से देखना। ठीक है, ये एक स्टेज है बेटा, ये एक स्टेज है, ठीक है, और यही स्टेज आपकी इस तरह भी चलेगी। या मैं इसको यहां से हटा दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हटा भी सकते हैं। अब ये जो स्टेज है इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज। यहां पे मैक्सिमम होती दिख रही है, ये हो गई सेकंड स्टेज। तो ध्यान से देखते रहना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। यहां पे हम लोग टीपी शो कर रहे हैं,
ऑब्वियसली आपको पता है, तो यहाँ लेबर लगा दी मैंने, यहाँ पे मैंने कैपिटल लगा दी, ठीक है। या यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ, टीपी शो कर रहा हूँ। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर लिख देते हैं, जो भी फैक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने शो किया इस तरीके की चीज आई, देखो ये यहाँ पे बढ़ रहा है मामला, यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, देखो फर्स्ट स्टेज पे ये हमारी एमपी है, और इसके बाद ये आई इस तरह। अब देखो मेरे बच्चों ध्यान से देखना, ये जो मैंने कर्व बनाया ये है मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व। कितना? मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व। टीपी और एमपी का ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है ना, यहां तक हमारी जो टीपी है वो किस ऑर्डर में है, बढ़ तो रही है पर कौन से स्टेज में है, हम कहेंगे ये इंक्रीजिंग है। कौन सा रेट? इंक्रीजिंग रेट। तो टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। कहां तक? इसका नाम रख देते हैं चलो एम। तो एम पॉइंट तक, इसी एम पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं जी? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके बाद आ गई सेकंड स्टेज। तो यहां भी टीपी हमारी बढ़ रही है, पर टीपी जो हमारी बढ़ रही है वो किस रफ्तार से, किस रेट से? तो हम कहते हैं डिक्रीजिंग रेट से। कौन से रेट से बच्चों? डिक्रीजिंग रेट से। और जब हमारी एमपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है तो हमारी एमपी भी बढ़ती है भैया। एमपी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक बार टीपी ने सेकंड स्टेज में एंट्री की, इट मींस कि एमपी हमारा उदास होकर गिरने लगता है। ठीक, जैसे ही टीपी अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, कौन सा पॉइंट हुआ? मैक्सिमम। इसके बाद प्रोडक्शन नहीं होने वाली। 60 हुई थी, 60 के बाद 56 होने लगी थी। तो यहां पे जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या हो जाता है बेटा जी? जीरो हो जाता है। एमपी क्या हो जाता है? जीरो। ये रिलेशन भी आप कर रहे हो। और जहां पे टीपी इसके बाद गिरना चालू होता है, बस इसी पॉइंट पे हमारा जो एमपी है बेटा जी, देखो वो कहां पहुंच गया? नेगेटिव पहुंच गया। तो तीन रिलेशन तुरंत ही हम कर सकते हैं। तीन भी नहीं, इनफैक्ट हम 4 कर सकते हैं। चलो रिलेशन देखते हैं जल्दी से। पहला, जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, कौन से रेट से? इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा तो एमपी का क्या होगा? एमपी भी इंक्रीज करेगा। ठीक है भाई। दूसरा, जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से, देखना, टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करे, बढ़ तो रही है पर स्पीड कम हो गई। ठीक, इस केस में हमारा एमपी जो है स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग या फॉलिंग, नीचे गिरना चालू हो जाता है भाई हमारा। तीसरा, जब टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है, जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है बेटा, तो फिर हमारा एमपी बोलता है अब हमसे न हो पाएगा, अब हम जीरो हो गए। एंड फोर्थ, जैसे ही हमारा टीपी फॉल करता है या गिरना चालू करता है, हमारा एमपी पूरी तरह से टूट जाता है बेचारा, और ये हो जाता है हमारा नेगेटिव। इसको NEGATIVE लिखेंगे। हाँ बेटा, पूरा लिखेंगे। तो मेरे बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से डेफिनेटली आता है। तो रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर में पहले डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद अजम्पशन दीजिए, फिर शेड्यूल दीजिए, फिर हमने कर्व दिया, कर्व के बाद हमने क्या बनाया? एक्सप्लेनेशन। ठीक, ये वाला टॉपिक यहां पे हमने कर दिया समाप्त। अब इसमें कुछ नहीं बचा है। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक, आपने वीडियो अगर पूरी देखी है, आई एम श्योर आपको इससे हेल्प मिलेगी और आपका पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर तैयार कर दिया है। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट्स भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि सबको इसका एडवांटेज बेनिफिट मिल पाए। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को हिट कर दो। ठीक है, ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा बेटा आपके लिए। ठीक है, तब तक थैंक यू, खुश रहो।